मियां साहब की जेब के अंदर सिर्फ दो कार्ड हैं जो मुसलसल लोगों को समझाया जाता है कि मियां साहब की ये स्पेशलिटी होगी। एक उनका कार्ड ये है कि वो एक इंप्रेशन क्रिएट करते हैं कि उनके साथ यूएई, कतर और सऊदी अरेबिया के शेख जो आके यहाँ पे रियालों और डॉलरों की बारिश करेंगे। उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, वो तो सारे फलस्तीन में बिजी हो चुके हैं। दूसरा कार्ड हमेशा मियां साहब एक दूसरा उन्होंने इसमें अपनी तकरीर में भी कहा है, हमसायों के साथ रिलेशनशिप बेहतर करना। और दर हकीकत उनका इशारा भारत की तरफ था। तो भारत के साथ जो रिलेशनशिप ठीक करना सियासतदानों का पोर्टफोलियो नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये दो चीजें जो मियां साहब लेकर आए हैं, मुझे नहीं उम्मीद कि इसमें मियां साहब की कुछ ज्यादा उसमें असर और रसूख होगा। देखिए, इमरान खान जाने से पहले दो चार चीजों का बड़ा शोर करते गए हैं। टिपिकल टर्म थी कि लंदन डील हो चुकी है। अब लोगों को तो इलेक्शन के रिजल्ट भी पता चल चुके हैं। लोग कहते हैं कि वो कई इस वक्त जो मुबसरीन है वो ये कह रहे हैं कि इनको वजीर आजम हाउस की चाबियां अब दे देनी चाहिए। क्या पाकिस्तान में 5 साल बाद इसी तरह इमरान खान साहब को भी नहला धुला के पाक करके उनको भी इसी तरीके से दोबारा मीनारे पाकिस्तान पे लेके कौम के सामने रखा जाएगा और लेवल प्लेइंग फील्ड उसको भी दिया जाएगा? ये बिल्कुल कंफ्यूजन है। और जिस तरीके से स्टेट ने सरेंडर किया है, रेलवे की चाबियां उनको दी गई, एयरपोर्ट पे आए नादरा की चाबियां दी गई, अदालतों की चाबियां दे दी गई उनको एविएशन की चाबियां दी गई, और जो सरकारी प्रोटोकॉल बिलखसूस दिया गया। और जो मुझे सबसे ज्यादा एतराज है कि सरकारी अखराजात जो हैं वो जिस तरीके से बेदरेग इस्तेमाल किए गए हैं। जो लोगों को एतराज है वो कहते हैं कि जलसे के अंदर लाहौर के लोग नहीं थे। वो उसमें वजन लगता है क्योंकि तकरीबन आज से हफ्ता 10 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब के अपने हलके में उनकी गाड़ी के ऊपर हमला किया गया और गंदी गालियां दी गई। तो उससे नजर आता है कि वाकई लाहौरिये नहीं थे, लाहौर ने रिजेक्ट किया है। ये लोगों को पकड़ के कहीं से लाया गया है। और दो चार और बातें भी हो रही है इस जलसे के हवाले से कि मियां साहब की तकरीर के दौरान ही लोगों ने वहां से निकलना शुरू कर दिया और झगड़े हुए। मियां साहब ने बिल्कुल कोई बात नहीं की कि वो कौन सी फैक्ट्रियां, कौन सी इंडस्ट्री लाएंगे। बच्चों को जो भाग भाग के यहां से हर दूसरे मुल्क में जा रहे हैं उनको किस तरह रोकेंगे, उनको रोजगार किस तरह देंगे। अब देखिए, आने वाले दिन बताएंगे कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन पे जाता है। आज जिस तरह पाकिस्तान में जितना पैसा खर्च एक जलसे पे किया गया है, इसी तरीके से दूसरे लल्ले तलल्ले हो रहे हैं क्रिकेट मैचों पे सारा कुछ। लेकिन अफसोस की बात है कि फलस्तीन के अपने हम मुसलमान भाइयों को एक बोतल पानी भी भेजने से कासर है। सुबह की खबर है कि भारत से गाजा इमदाद उन्होंने भेज दी है। बल्कि एक भारत की कंपनी थी जो पुलिस का यूनिफॉर्म, इजरायली पुलिस का यूनिफॉर्म बनाती थी, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है बनाने से, भेजने से। लेकिन अफसोस की बात है कि हम मुसलमान जो हैं उन्होंने कोई सॉलिडारिटी शो नहीं की। हमारा मुसलमान कंट्रीज जो है वो स्वाय बयानात के, सियासी बयानात के अलावा कुछ भी नहीं है। और दूसरा, जहां जुलूस निकालते हैं, जो वहां तोड़ फोड़ की जाती है, उसमें भी हमारी अपोजिशन पार्टियां अपना उसमें सियासी फायदा उठाते हैं, बजाय कि सॉलिडारिटी करके फलस्तीन के अंदर इमदाद भेजने का कोई बंदोबस्त किया जाए। खुदा ने मिडल ईस्ट को बहुत ज्यादा तेल दिया था, लेकिन एक भी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वहां मौजूद नहीं है। एक भी हॉस्पिटल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं है। मैं जिस शहर में बैठा हूं, यहां से तकरीबन 25 मील के फासले पर जॉन हॉपकिंस है। इलाज कराने आज भी मिडल ईस्ट के लोग वहां आते हैं। इंडिया का उनका एक नया स्पेस प्रोजेक्ट उसको अनाउंस किया है इसरो के जो हेड हैं। अभी उन्होंने जो टेस्ट किया है उसमें उन्होंने 90 करोड़ इंडियन रुपीस, $1 बिलियन जिसका खर्चा आया है। इनका अगला प्रोजेक्ट जो है वो चांद पे जाना होगा। और दूसरा, ना सिर्फ 2035 तक इंडिया का प्रोग्राम है कि अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे, 2040 तक वो मून पर जाएंगे। 3 लोगों को भेजा जाएगा। उन पायलट्स को सिलेक्ट कर लिया गया है इंडियन एयरफोर्स के, उनकी तस्वीरें भी शाया हो चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारक। मैं हूं शाज़िया नईम, मेरे साथ साजिद तारक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू शाज़िया। साजिद साहब, पाकिस्तान में काफ़ी बड़ा चेंज आया है कि मियाँ साहब 4 साल की जिलावतनी के बाद वापस पहुँच गए हैं और उन्होंने एक जलसा भी किया उतरते ही एयरपोर्ट से। आप क्या समझते हैं? काफ़ी नपा-तुला उनका अंदाज़ था। जिस तरह पहले एक बहुत खुल्लम-खुल्ला अल्फ़ाज़ में बोला जा रहा था, उस तरह का कुछ हमें नज़र नहीं आया। और कोई इस तरह की चीज़ हमें नज़र नहीं आई कि वो किसी से इंतकाम लेना चाह रहे हों या उनके साथ जो कुछ हुआ उसका वो बदला लेंगे। आप क्या समझते हैं?
शाज़िया, मैं समझता हूँ कि देखिए, इमरान खान जाने से पहले 2-4 चीज़ों का बड़ा शोर करते गए हैं। बिलख़ुसूस एक उनका एक टिपिकल टर्म थी कि लंदन डील। फिर उनका इस पे बड़ा ज़ोर था कि इनकी डील हो चुकी है। तो लोग कन्फ्यूज़ थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब वो पेश हुए हैं, उसके बाद वो चीज़ें, अब लोगों को तो इलेक्शन के रिज़ल्ट भी पता चल चुके हैं। लोग कहते हैं कि वो कई इस वक़्त जो मुबस्सिरीन हैं, वो ये कह रहे हैं कि इनको वज़ीर-ए-आज़म हाउस की चाबियाँ अब दे देनी चाहिए। उसमें 2-4 चीज़ों पे जो मैंने बिलख़ुसूस नोट किया है, क्या पाकिस्तान में 5 साल बाद इसी तरह इमरान खान साहब को भी नहला-धुला के, पाक करके, उनको भी इसी तरीके से दोबारा मीनार पाकिस्तान पे लेके आ जाएगा कोई ना कोई, आया जाएगा, कौम के सामने रखा जाएगा और लेवल प्लेइंग फील्ड उसको भी दिया जाएगा? क्या ये नया सियासी रुख है पाकिस्तान का कि पहले किसी को इसी सिस्टम के जरिए उसको यहां से निकालना, फिर उसको लेकर आना? ये बिल्कुल कंफ्यूजन है। और जिस तरीके से स्टेट ने सरेंडर किया है, अब वो सरेंडर करने से मेरा मुराद ये है कि रेलवे की चाबियां उनको दी गई, एयरपोर्ट पे आए नादरा की चाबियां दी गई, अदालतों की चाबियां दे दी गई उनको, उनको एविएशन की चाबियां दी गई, और जो सरकारी प्रोटोकॉल बिलखसूस दिया गया, और जो मुझे सबसे ज्यादा एतराज है कि सरकारी अखराजात जो हैं, वो जिस तरीके से बेदरेग इस्तेमाल किए गए हैं। अब मैं 2-4 चीजें मजीद इस पे ऐड करना चाहूंगा। लोकल गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट किया, मुलाजमीन आए। जो लोगों को एतराज है, वो कहते हैं कि जलसे के अंदर लाहौर के लोग नहीं थे। वो उसमें वजन लगता है, क्योंकि तकरीबन आज से हफ्ता 10 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब के अपने हलके में उनकी गाड़ी के ऊपर हमला किया गया और गालियां, गंदी गालियां दी गई। तो उससे नजर आता है कि वाकई लाहौरिये नहीं थे, लाहौर ने रिजेक्ट किया है। ये लोगों को पकड़ के कहीं से लाया गया है। और 2-4 और बातें भी हो रही है इस जलसे के हवाले से कि मियां साहब की तकरीर के दौरान ही लोगों ने वहां से निकलना शुरू कर दिया और झगड़े हुए। जन्नत की टिकटों की तो आपने बात सुनी होगी कि जन्नत की टिकटें जी, तक बात आई है, उसको क्रिटिसाइज, होंडा 125 की बात की गई है, वहां झगड़े सुना शुरू हुए कि पैसे लोगों को नहीं मिले। ये एतराजात थे वहां पे लोगों को कि ये जलसे। अब जो दूसरा सबसे बड़ा एतराज ये है लोगों को, पहले भी इस पे कहा जाता है कि मियां साहब खुद एक तो उम्र सीधा हो चुके हैं, और उनके आसपास उनके बूढ़े यार तो जो पुराने सियासतदान है वही थे, हालांकि उनके गार्ड भी, और वो किसी तरीके से भी पाकिस्तानी यूथ को एनर्जाइज नहीं कर पा रहे, एक्टिवेट नहीं कर पाए। हालांकि उसमें मरियम नवाज साहबा उसकी एक कोशिश करती नजर आती हैं, लेकिन वो भी इतनी सक्सेसफुल नजर नहीं आती। कुछ लोगों का कहना यह भी था कि अगर इसी जलसे के अंदर इंतखाबात करा लिया जाता है तो हो सकता है कि 60 से 70% लोग आज भी वोट पीटीआई को डाल दें। जो तकरीर के हवाले से बात है, जो आपने खुद भी बात की है, एक तो आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब आते ही एक रात गुजारने के बाद वापस लंदन चले गए थे, मियां साहब के उस इंतकाम के बयानिए के बाद। तो जाके उन्होंने कोई अपना उनको समझाया होगा। इस वक्त पाकिस्तान को 3 सबसे बड़े मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी का है, दूसरा इकॉनमी है, और तीसरा करप्शन है। मियां साहब ने अपनी तकरीर में कोई भी रोड मैप ऐसा नहीं रखा जिससे वो इन तीनों चीजों के ऊपर काबू पा सके। ये अफसोस वाली बात है। मियां साहब ने बिल्कुल कोई बात नहीं की कि वो कौन सी फैक्ट्रियां, कौन सी इंडस्ट्री लाएंगे, बच्चों को जो भाग भाग के यहां से हर दूसरे मुल्क में जा रहे हैं उनको किस तरह रोकेंगे, उनको रोजगार किस तरह देंगे। करप्शन के हवाले से उन्होंने कोई बिल्कुल उस पर बात ही नहीं उन्होंने की है। मियां साहब की जेब के अंदर सिर्फ 2 कार्ड हैं जो मुसलसल लोगों को समझाया जाता है कि मियां साहब की ये स्पेशलिटी होगी। एक उनका कार्ड ये है कि वो एक इंप्रेशन क्रिएट करते हैं कि उनके साथ यूएई, कतर और सऊदी अरेबिया के शेख जो आके यहाँ पे रियालों और डॉलरों की बारिश करेंगे। उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, वो तो सारे फलस्तीन में बिजी हो चुके हैं। इस वक्त उनके रेडार पर सिवाय फलस्तीन उसके अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरा कार्ड जी, हमेशा मियां साहब एक दूसरा उन्होंने इसमें अपनी तकरीर में भी कहा है, हमसायों के साथ रिलेशनशिप बेहतर करना। और दर हकीकत उनका इशारा भारत की तरफ था। तो भारत के साथ जो रिलेशनशिप ठीक करना सियासतदानों का पोर्टफोलियो नहीं है। वो एक पाकिस्तान इज इन डिफेंस मोड। उस मुल्क के साथ हमने जंगे कई जो है वो लड़ी हैं। वो इनका पोर्टफोलियो सियासी नहीं है, वो डिफेंस वालों ने उसका डिसीजन करना है। तो मेरे ख्याल में ये 2 चीजें जो मियां साहब लेकर आए हैं,
मुझे नहीं उम्मीद कि इसमें मियां साहब की कोई ज्यादा उसमें असर और रसूख होगा। दूसरा, इस वक्त जो जिस तरीके से एक मुगलिया स्टाइल का जलसा किया गया है, लोग इस वक्त एतराज कर रहे हैं कि अगले महीने IMF की मीटिंग हो रही है, तो उन्होंने भी देखा होगा कि किस तरीके से बेदरेग पैसा जो है वो खर्च किया गया है। क्या बैंकरप्ट ममालिक जो होते हैं वो इस तरह के अखराजात करते हैं चार्टर जहाजों में? दूसरा, सऊदी अरेबिया और UAE ने भी देखा होगा कि किस शहाना अंदाज से मुगलिया स्टाइल का ये जलसा किया गया है। ऑप्टिक्स को ठीक नहीं आ रहे, लेकिन देखें, मेरी नजर में मियां साहब के पास जो इन 3 मसाइल आपको मैंने बताए हैं, दहशतगर्दी, इकॉनमी और उसके बाद करप्शन, मेरा ख्याल में मियां साहब इन तीनों पे मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि मियां साहब उस पर कोई ज्यादा असर और रसूख डाल सकेंगे, कोई अपनी उसमें कुछ कर सकेंगे। मैं हमेशा इस चीज का हामी रहा हूं कि पाकिस्तान का हल इस वक्त सियासी नहीं है। आपने थप्पड़ों और डंडों से डॉलरों को कंट्रोल किया है, आपने उसी तरीके से सोसाइटी को आगे लेके चलना है। जब तक आप करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन नहीं करेंगे, आपका हर डिपार्टमेंट, हर इंडस्ट्री जो है वो करप्शन का शिकार है, नुकसान का शिकार है, और आप मुसलसल पूरे का पूरा कंट्री जो है वो इस वक्त खसारे में जा रहा है। और जिस तरह डॉलर आपने कंट्रोल किया है, 278 तक लेकर आए हैं डंडों से, थप्पड़ों से। आपने हर मनी एक्सचेंज के अंदर इंटेलिजेंस का बंदा बिठाया है, तो तब ये कंट्रोल हुआ है। आपको बिल्कुल उसी तरीके से, उसी स्टाइल के साथ पाकिस्तान की हर इंडस्ट्री को कंट्रोल करना होगा, और ये कंट्रोल जो है वो सियासतदानों के बस की बात नहीं है। तो मैं ये समझता हूं, हमेशा मैं इस चीज का पे सुजस्ट करता रहा हूं कि पाकिस्तान को एक सीरियस टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की जरूरत है, और उनको 1 साल 2 साल उनको एक मैंडेट दिया जाए करप्शन के खिलाफ, इंडस्ट्री को इंप्रूव करना, ज़राअत पे तवज्जो देना। ये सारा मैंडेट उनका होना जरूरी है, उसके बगैर इसका हल नहीं है। ये जलसों से बात बढ़ चुकी है। 55 जलसे मेरे मुर्शिद ने किए थे साइफर के ऊपर, और मीर जाफर मीर सादक के ऊपर 55 जलसे किए थे। उसका रिजल्ट क्या निकला है? उसका रिजल्ट आपके सामने है। यंग बच्चे जिनकी जेन साजी की गई थी, आज कुछ जेलों में हैं, कुछ बार ट्विटर के ऊपर जिहाद कर रहे हैं। वो कोई अब बहाना ढूंढ रहे हैं किसी तरीके से बाहर निकलें, फिर आग लगाएं। कभी वो फलस्तीन के हक में जुलूस निकालना चाहते हैं, कभी कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि उनके हाथों में अब खारिश हो रही है कि बाहर निकलें और फिर तोड़ फोड़ करें। तो मेरे ख्याल में इस पे कोई सख्त फैसले करने होंगे, और वो सख्त फैसले सियासी नहीं हो सकते, वो कोई और ही ताकत कर सकती है। लेकिन ये मेरा ये तज्जिया था मियां साहब के हवाले से। अब देखिए, आने वाले दिन बताएंगे कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन पे जाता है। लेकिन असल जरूरत है पाकिस्तान को दहशतगर्दी, करप्शन और इकॉनमी। साजिद साहब, फ़लस्तीन का मामला भी हर जगह पर हाईलाइट हो रहा है। हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ ममालिक में मुज़ाहरे भी किए जा रहे हैं, कंडेमनेशन भी चल रही है। इसके साथ-साथ कुछ दुनिया के जो ममालिक हैं, वो फ़लस्तीन के हक़ में खुल्लम-खुल्ला सामने भी हैं। आप क्या समझते हैं ये मसला कब तक हल हो जाएगा? किस तरह से वहाँ पर जो मासूम बच्चे हैं या ख़वातीन हैं या बूढ़े लोग हैं, उनको बचाया जा सकेगा? उनकी इवैक्यूएशन के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वो इवैक्यूएट करके कहाँ जाएँगे? देखें, इसमें अफसोस के साथ मैं कहूंगा शाजिया, इस वक्त हम तकरीबन 2 बिलियन के करीब मुसलमान मौजूद हैं दुनिया में, लेकिन हालात अबतर से अबतर होते जा रहे हैं। आप अगर इराक में देखें, लीबिया में देखें, अफगानिस्तान में देखें, पाकिस्तान में देखें, सीरिया में देखें, आप जहां भी हमारे हालात हैं, हमें करप्शन और गलत लीडरशिप ने हमें जलीलो ख्वार कर रखा है। OIC का इजलास हुआ है, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं हो सका। मुमालिक अब ज्यादातर, एक जो नया ट्रेंड पिछले 25 सालों से 20 सालों से चल रहा है कि कंट्रीज जो है अपने इंटरेस्ट के मुताबिक फैसले करते हैं, जिसकी वजह से मुसलमान यूनाइटेड नहीं है। आज जिस तरह पाकिस्तान में जितना पैसा खर्च एक जलसे पे किया गया है, इसी तरीके से दूसरे अल्ले तल्ले हो रहे हैं क्रिकेट मैचों पे सारा कुछ। लेकिन अफसोस की बात है कि फलस्तीन के अपने हम मुसलमान भाइयों को एक बोतल पानी भी भेजने से कासर है। मैं इस पे बल्कि यहां तक ये कहूंगा कि भारत ने, देखिए, भारत से मुझे आज सुबह की खबर है कि भारत से गाजा इमदाद उन्होंने भेज दी है। बल्कि एक भारत की कंपनी थी जो पुलिस का यूनिफॉर्म, इजरायली पुलिस का यूनिफॉर्म बनाती थी, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है बनाने से, भेजने से। लेकिन अफसोस की बात है कि हम मुसलमान जो हैं उन्होंने कोई सॉलिडारिटी शो नहीं की। और यहां पे मैं ये जरूर कहूंगा
आज हमें ये हमास को कंडेम जरूर करना चाहिए कि ये जो सारा जो कुछ हो रहा है इसको शुरू करने में इब्तदा हमास ने की है, जिसकी वजह से 2 मिलियन फलस्तीनी इस वक्त दर बदर होते फिर रहे हैं, ना उनको पास खाने को कोई चीज है। मैं तकरीबन 3-4 दिन पहले मुझे जो मैंने उस वक्त खबर सुनी थी कि उनके पास सिर्फ 3 दिन का खाना या सोर्सेज मौजूद हैं। सुना है कि 20 ट्रक वहां जा रहे हैं। सड़कें जो थी वो बमबारी की वजह से टूट फूट का शिकार थी, जो कि मेरे ख्याल में अमेरिकन जो थे उन्होंने कुछ रिपेयर करके पहले 20 ट्रक जो कि आटे में नमक के बराबर है वो वहां पहुंचे हैं। यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि ये यूनाइटेड नेशंस की एड है, लेकिन जाएगी इसराइल की मर्जी से कि उसके अंदर क्या होना चाहिए। तेल और डीजल उसके अंदर नहीं जा सकता, लेकिन 20 ट्रक कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूं जो कुछ भी हो रहा है ज्यादती है, लेकिन हमें इस वक्त कंडेम करना होगा ना सिर्फ इसराइल को बल्कि हमास को, क्योंकि ये सारा कुछ जो शुरू किया है उन्होंने किया है। और मैं इसके बारे में तफसील पढ़ रहा था तो शायद जी। बड़ी टेक्निकल तरीके से इसकी प्लानिंग बड़े अरसे से की जा रही थी। जिस चीज से उन्होंने डिसेप्शन क्रिएट की है कि वो ज्यादा फोकस इसराइल का रखना चाहते थे वेस्ट बैंक की तरफ। उन्होंने बड़ा इंप्रेशन क्रिएट किया कि अगर हुआ अटैक तो वेस्ट बैंक से होगा, बल्कि जॉर्डन से उन्होंने कुछ असला मंगाया था जो कि जानबूझ के पकड़वाया गया था कि वो समझें कि वी डोंट हैव एनी कैपेसिटी और एबिलिटी। और हमास ने बड़ा अरसा इसको प्लान करके कई दूसरे उनके मददगार थे जिसके इशारे ईरान की तरफ हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक डिसेप्शन क्रिएट करके गाजा से अटैक किया। और वो अटैक इतना सख्त था जिसका ज़ाहिर रिटेलिएशन होना था। इस वक्त इसराइल भी पहले वाली पोजीशन में नहीं है, क्योंकि 210-215 के करीब हॉस्टेजेस हैं। और जो हमास और हिजबुल्लाह ये पहले से ज्यादा इक्विप्ड हैं। सुना है, मैंने एक जगह पढ़ रहा था कि हिजबुल्लाह के पास तकरीबन 1.5 लाख के करीब रॉकेट मौजूद है। अगर उन्होंने किया तो क्या होगा। और दूसरा जो सबसे बड़ी स्पेकुलेशन इस वक्त आ रही है कि अमेरिकन असला इसमें इस्तेमाल हो रहा है हमास और हिजबुल्लाह की तरफ से। वो असला जो यूक्रेन में दिया गया था अमेरिकन देते रहे हैं, वो भी उन्होंने ब्लैक मार्केट में बेचा है। और दूसरा कोई असला जो है वो तालिबान ने बेचा है जो अमेरिकन छोड़ कर गए थे। तो जिसकी वजह से इस वक्त इसराइल की तरफ से उनको खदशा उनको उनका जानी और माली नुकसान ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली सर अमेरिकन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें। लेकिन अफसोस के साथ है जो हॉस्पिटल चर्चेज के ऊपर वहां पे जो हमले हो रहे हैं, और हमारा मुसलमान कंट्रीज जो है वो स्वाय बयानात के सियासी बयानात के अलावा कुछ भी नहीं है। और दूसरा जहां जुलूस निकालते हैं जो वहां तोड़ फोड़ की जाती है, उसमें भी हमारी अपोजिशन पार्टियां अपना उसमें सियासी फायदा उठाते हैं, बजाय कि सॉलिडारिटी करके फलस्तीन के अंदर इमदाद भेजने का कोई बंदोबस्त किया जाए। ये जुलूसों से सियासी बयानों से चीजें आगे हैं। आप जरा कोशिश करें कि उन फलस्तीनियों के जूतों में पांव डाल के देखें कि अगर आप वहां आज खड़े हों तो आपको सियासी बयान कुछ मदद नहीं करेगा। उनको उनको इमदाद की जरूरत है, उनको पानी की जरूरत है, उनको वहां जाकर उनकी हेल्प करने की जरूरत है मेरे ख्याल में। और ज्यादा नहीं तो जुलूसों के अलावा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करें किसी तरीके से। जिस तरह देखें मैं प्रेशर काम करता है। कतर ने अगले दिन नेगोशिएट कर रहे हैं, 2 अमेरिकन हॉस्टेजेस जो हैं वो छोड़े गए हैं। कतर आज भी डिप्लोमेसी कर रहा है। मैं समझता हूं कतर का किरदार बहुत अच्छा है। उन्होंने आज भी वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि जंग बंदी की जाए। अमेरिकन इस वक्त यहां तक है कि अब स्टेट डिपार्टमेंट से लोगों ने रिजाइन करने शुरू कर दिए हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से, अमेरिकन ने, अमेरिका की अपनी फॉरेन पॉलिसी की वजह से। तो मैं समझता हूं कि इस तरह का प्रेशर क्रिएट करना चाहिए। दुनिया को ऑप्टिक्स नजर आ रहे हैं कि एक बहुत बड़ी ताकत है जो कि निहत्थे जो फलस्तीनियों है उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है इस वक्त। और आज हमास को ढूंढना चाहिए उन फलस्तीनियों को कि आपने हमें इन चीज कहां धकेला है, कहां फंसाया है, क्योंकि सबका सारी चीजों का स्टार्ट उन्होंने किया बगैर किसी प्लानिंग के कि जब ये चीज शुरू होगी तो इसके रिटेलिएशन में 2 मिलियन लोग कहां जाएंगे। ये जाहिर है उनसे पूछना चाहिए, उनका कोई ना कोई प्लान तो होगा। लेकिन ये कि मैं समझता हूं जो कुछ भी हो रही है ज्यादती हो रही है दुनिया में कहीं भी। निहत्थे बिलखसूस सिविलियन जिनका किसी फॉरेन पॉलिसी या डिफेंस या आर्मी की किसी पॉलिसी से कोई रिलेशनशिप नहीं होता, जब वो मारे जाते हैं तो ये ज्यादती मेरे ख्याल। साजिद साहब, मेरा अगला सवाल भारत के हवाले से होगा। भारत के स्पेस प्रोग्राम के हवाले से आप क्या कहेंगे? नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है? देखिए मैं जब इस वक्त ये एक बड़ा
लम्हा फिक्रिया है कि जब आपके हालात नजर आते हैं, मुस्लिम दुनिया के नजर हालात आ रहे हैं, और तालीम का फुकदान है। हमारा सबसे बड़ा इस वक्त इस्लामिक वर्ल्ड का है कि तालीम बिल्कुल नहीं है। खुदा ने मिडल ईस्ट को बहुत ज्यादा तेल दिया था, लेकिन एक भी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वहां मौजूद नहीं है, एक भी हॉस्पिटल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं है। मैं जिस शहर में बैठा हूं, यहां से तकरीबन 25 मील के फासले पर जॉन हॉपकिंस है। इलाज कराने आज भी मिडल ईस्ट के लोग वहां आते हैं, अफसोस के साथ। इंडिया का उनका एक नया स्पेस प्रोजेक्ट गगनयान उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है, मिस्टर सोमनाथ जिन्होंने उसको अनाउंस किया है, इसरो के जो हेड हैं। तो उन्होंने 3 लोगों को स्पेस में भेजने का अपना प्रोग्राम बनाया है। 250 मील का फासला तय करेगा उनका जो स्पेस क्राफ्ट होगा, ऑर्बिट में जाएगा 3 दिन के लिए। अभी उन्होंने जो टेस्ट किया है उसमें उन्होंने 90 करोड़ इंडियन रुपीस, $1 बिलियन जिसका खर्चा आया है, वो उन्होंने उसके लिए उसको इतना पैसे जो है वो साइड पे करके रखे हैं। और उसके बाद इनका अगला प्रोजेक्ट जो है वो चांद पे जाना होगा। और इस तरह, और दूसरा ना सिर्फ 2035 तक इंडिया का प्रोग्राम है कि अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे, 2040 तक वो मून पर जाएंगे। 3 लोगों को भेजा जाएगा, उन पायलट्स को सिलेक्ट कर लिया गया है इंडियन एयरफोर्स के, उनकी तस्वीरें भी शाया हो चुकी हैं और उनके बारे में कहा यह जा रहा है। और मैं दूसरा यहाँ थोड़ा सा इन्फॉर्म ये करना चाहूंगा कि रूस और अमेरिका 1961 में ऑर्बिट में गए थे, और चाइना और अमेरिका इस वक्त दोनों के स्पेस स्टेशन मौजूद हैं खला के अंदर। इसके बाद जो और इसके इंफॉर्मेशन में मजीद इसमें ऐड करना चाहूंगा कि आदित्य-1, इंडिया ने आदित्य-1 एक जो है अपना स्पेस क्राफ्ट वो सूरज की तरफ भी भेजा है, जो कि 1.5 मिलियन किलोमीटर फासला तय करके जनवरी के वस्त तक वो जो है वो सूरज तक पहुंचेगा। तो दुनिया की नजर किसी और प्रोजेक्ट पे है, साइंटिफिक अचीवमेंट्स पर है, तालीम पर है। लेकिन दुख के साथ कहूंगा कि आज मुसलमान उम्मा जो है और पाकिस्तान, वो बजाय आगे जाने के वो जिहाद और इस तरह की चीजों में फंसे हैं। हालांकि मैं समझता हूं जिहाद भी होगा तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ ही होगा। अगर करना है जहालत के खिलाफ अपना जिहाद करें, अपनी गुर्बत के खिलाफ जिहाद करें। ये जिहाद ये गलत लोगों को डायरेक्ट करना, लोगों को इंग्लिश और मैथ पढ़ने से रोकना, अपने बच्चों को लंदन और टोरंटो में पढ़ाना, मेरे ख्याल में ये सख्त ज्यादती है। मैं इस चीज का सख्त नाक़िद रहा हूं, नाक़िद रहूंगा। मेरे ख्याल में दुनिया में अब टाइम आ चुका है कि आप भी तालीम पर तवज्जो दें, स्कूलिंग पर तवज्जो दें, बच्चों को इंग्लिश और मैथ की तरबियत दें। साजिद साहब, एक और खबर सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 9 मई के वाकयात का जो फौजी ट्रायल है, उसको गैर आईनी करार दिया गया है। क्या इसको पीटीआई के लिए एक अच्छी खबर समझा जा सकता है? देखें, पीटीआई के लिए इससे पहले भी एक खबर आ चुकी है, खबर आई नहीं है, मेरी इंफॉर्मेशन मैंने उसके बारे में मुझे पता चला है कि इस वक्त फैसला कर लिया गया है कि जो ज्यादा जनरल मैसेज, जो गरीब लोगों के बच्चे जिनकी सिर्फ ज़हन साजी थी, उनका बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं था, उनको रिहा किया जाएगा, उनसे माफीनामा लिखवाया जाएगा, उनसे गवाह उनको बनाया जाएगा और उनसे उनके वालिदैन से चीजें साइन कराई जाएंगी और उनको मैसिव रिलीफ मिलेगी, उनको छोड़ दिया जाएगा आने वाले दिनों में। और जो ज्यादा लोग जो लीडरान थे उनको ये सहूलत मुयसर नहीं होगी। ये फैसला रिसेंटली हो चुका है। शेख रशीद साहब ने अपने इंटरव्यू जो उन्होंने दिया है उसमें क्रेडिट लेने की कोशिश की है कि मैं जाके रिक्वेस्ट करूंगा कि लोगों को छोड़ा जाए, लेकिन वो पहले ही फैसला हो चुका है। लेकिन दूसरा, इस वक्त काजी फायज ईसा के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में भी वहां पे उस केस की जो है वो इस वक्त उसकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लेकिन मैं समझता हूं कि और दूसरा, इस वक्त अगर ये भी खबरें आ रही हैं कि नून लीग का एक प्रेशर है कि पीटीआई को किसी तरीके से इलेक्शन से बाहर रखा जाए। तो आप खुद सोच सकते हैं, अगर उनको इलेक्शन से बाहर रखा गया तो इन इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी क्या होगी। वैसे अगर मुझसे जाती तौर पर पिछले हमारे 2-3 वजीर आजम जो हैं वो बता चुके हैं, जिसमें खाकान अब्बासी साहब भी थे, कि पाकिस्तान के अंदर आज तक फेयर इलेक्शन नहीं हुए। जिस तरीके से डॉक्टर आमिर लियाकत साहब इलेक्शन जीतकर कराची से आए थे, उसी तरह के इलेक्शन फिर अगर मजीद आने वाले दिनों में होंगे तो फिर उसमें पाकिस्तान को फायदे के बजाय नुकसान ही होगा। बहुत शुक्रिया साजिद साहब। प्रोग्राम का वक्त हमारे खत्म हुआ चाहता है। नाज़रीन, अपना फीडबैक हमें देना मत भूलिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और साजिद साहब को इजाजत दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।